वो कहते हैं पोठोहार का वो इलाका जहां आजकल दूसरे दर्जे के बेआब खाकस्तर की पहाड़ हैं और जिनको मकामी लोग बिप्तियाँ कहकर पुकारते हैं, यही इलाका जो हवाई जहाज़ की खिड़की से अमेरिका के जनूबी रेगिस्तानों से मुशाबह नज़र आता है। यह इलाका एक ज़माने में लहरें मारता चांद की तरफ लपका, फिर किसी जोगी ने 2-3 सदी इसके किनारे पर बैठकर ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ रहा और फिर उस मंदिर को नज़रों से ओझल आने का शराब दे दिया। समंदर ऐसे लौटा कि हर लहर पालागन कहती बहर अरब में जा गिरी और इस इलाके की तह आब छुपी हुई पहाड़ियाँ टंडमंड बाहर निकल आईं। इन पहाड़ियों के नशेब फराज और कटाव ऐसे थे कि लहर लहर समंदर के बहाव का पता देते थे। कुछ और लोग कहते हैं इस इलाके से मुल्हिक कभी एक घना जंगल भी था। इस जंगल के दरख्त ऐसे ऊंचे छतनार डाले मिले थे कि इसमें बहने वाली नदियों को भी रास्ता न मिलता और सूरज इसकी रोशनी इनके पानियों में कभी सतरंगे भनर न पड़ते। यहाँ सारा दिन परिंदे आज़ादी से घूमते फिरते और उल्लू भी दिन के वक्त देख सकते थे, लेकिन एक रात चांद से ऐसे आसेब की हवा उतरी कि सारा जंगल टुंड-मुंड हो गया और सब नदी नाले सूख गए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि कई करन पहले जब पहली बार बनने इंसान मुत्तहद हुआ तो यह जंगल मौजूद था। इस वक्त वो तमाम मुंडे अवल अलूम राय थे जो आज फिर सिखाए जाते हैं। तब पहली बार इंसान ने मरीख और ज़ोहरा का सफ़र किया था और ज़मीन पर एटम बम भी बनाए थे। जब तमद्दन की कमान पूरे ज़ोर से तन गई तो इंसान ने सारा बम गिराकर अल्लाह की धरती को तहस नहस कर दिया। का जिक्र जब इंसान ने पहली बार मुतमद्दन होकर अपने बम दुनिया पर ना चलाए थे। जानवरों की बस्तियों में इस इजाद की वजह से बहुत तशवीश फैली हुई थी, इसीलिए जंगल में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जानवरों की इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इतने परिंदे आए कि जंगल के दरख्तों की किसी शाख पर बैठने की जगह बाकी न रही। हिंद सिंध से कासनी परों गोल दर गोल आए, खासी की पहाड़ियों से सुर्ख दुम वाली बुलबुल और फिरोज़ी रंग का कबूतर इस शान से आया कि इसके अंदरूनी रजनी परों को देखकर सबकी आंखें खैरा हुई। खटमंडू का भुजंगा और तिब्बत के शाहीन कई पर ठहराव हाजिर हुए। अफ्रीका के भट तीतर बिन मुर्गी और बुलबुलें तो आई ही थी, लेकिन शिकारी परिंदों ने भी अपनी मसरूफियात भुलाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक का सफ़र किया। ऊंचे ऊंचे दरख्तों में रेस्ट हाउस बन गए। शिकराबाज, चुरक, उकाब, गो एशिया की चक और रूसी तुर्किस्तान के बासी थे, लेकिन वो भी पामीर के परिंदों को साथ लेकर पहुँचे थे। कौवा, मैना, बिटेर, खटखट, चकोर, चिड़िया मकामी जंगल के अवाम थे। इसीलिए मीटिंग में इनकी इज्तिमाई वोट बहुत अहमियत की हामिल थी, लेकिन इनफरादी तौर पर कोई इनकी राय को न पूछता था। मुड़ी हुई नाक और ऊंची उड़ानों वाले परिंदे सुफाद फार्म कोमों की तरह एहसास बदतरी से उतराए फिर रहे थे। दरिया घाघर और चितरंजी के इल्तास से लटोरे फौजी हवाओं जैसी फॉर्मेशन बनाती आईं। ज़रीम पुश्त, नीलखंड और हुदहुद की टोलियों ने पुराने दरख्तों के बसराम के लिए चुन लिए। फाख्ता, कोयल और चंडोल को ऐसी मजलिस मुशावरत से कोई दिलचस्पी न थी। इनके भावें इंसान चाहे सारी कायनात ख़त्म कर दें। वो मेले घूमनियों तो जंगल वालों से मिलने मिलाप चुगली ऐब जोई के लिए आई थी, लेकिन जंगल में पहुंचकर इन्हें पता चला कि मामला संगीन है। कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले सारे बिन मेन भांत के परिंदों से कूक पड़ी थी। साहिब सदर का सब इंतज़ार कर रहे थे। कुर्सी सदारत खाली होने की वजह से कॉन्फ्रेंस जारी न की जा सकती थी। कुछ और बाद परिंदों की नुमाइंदा टोली माउंट एवरेस्ट से ये खबर लेकर वापस आई कि वह तमाम पर्वत छान आए हैं। धौलीधार, नांगा पर्वत, केटू और कुचंगा तक आए हैं, लेकिन हुमा का कहीं सुराग नहीं मिला। शायद दुनिया में किसी ज़बरदस्त बादशाह की आमद थी और इसके इंतखाब में कायनाती ताकतों की मदद के लिए वो अपने VIP टूर पर निकला था। इस दौर के मुतल्लिक भी परिंदों में बहुत चहमगोइयाँ हुई। कुछ शिकारी हवाबाजों का ख्याल था कि क़यामत का आज़ार करीब है। यह क़यामत ख़ुद इंसानों के हाथों बर्पा होने वाली है। दुनिया को क़यामत से बचाने के लिए मर्द मोमिन की तलाश है और इस बार हुमा बादशाह का चुनाव नहीं बल्कि निजात दहिंदा को खोजने के लिए निकला है। समझते थे कि हुमा अब सूफ़ी मंश हो चुका था और वह इंसान को इतनी बार अल्लाह की खिलाफत का मशवरा दे चुका था, लेकिन हर बार खलीफा सिर्फ बादशाह बनकर बैठ जाता। हुमा को इस बात का इतना दुख था कि वह अब वो अशरफुल मखलूक़ात के सिरों पर से उड़ना गवारा नहीं करता और कहीं छुप कर वक्त गुजारता है। घूम जाती अपने पराये में पाँव अटकाने की आदी न थी। इन्हें इस राय से इत्तफाक न था। वो समझते थे कि हुमा अपनी इनफरादी शान की वजह से मशीयत ईज़दी को बिल्कुल मलहूज़ नहीं रखता। इसी सिर्फ किसी इंसान की आरज़ू की खुशबू मिलती है जिसकी ताक़ुब में वहीं पहुंच जाता है। इसलिए हुमा जिस कंधे पर बैठकर बादशाह का ऐलान करता है वही बादशाह रियाया के ज़वाल का बायस बनता है। लेकिन उल्लू लोग चूँकि देखने के आदी थे और बोलने से परहेज़ इनका शेवा था,
اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ چپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کن سوئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے جنگل میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ چہ کی آوازیں آنے لگیں، اور جب ہما ایک عرصے تک نایاب رہا تو میٹنگ کی بیجا طوالت کے سبب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بیجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو بچھیرا پارٹی بہت دکھ ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاست دانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہما تو اول درجے کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھیا، ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو، ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنو پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچ رہے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوغلی پولیسی تلے کہتے، ہما کی بات ہی کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر تو صرف وہی سجے گا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا، جہاں پہاڑیوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، سولن، سگ، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوقات مردار پڑی تھی، وہاں ایک سمیرک کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سمیرک بابا نوح کی کشتی میں ریفیوجی رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیل ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی غزہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سمیرک کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاند جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرق جیسی ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتلے خطے میں سمیرک رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا، سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بضد تھی کہ سمیرک کی ہی قوت سے پوٹوہار کا علاقہ جنگل ہوا ہے۔ اگر چاندی کی پوری کشش سمیرک میں نہا بھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عمل مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو ہر باہر لوٹنے پر مجبور کیا، اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تو بس سمیرک کو کل کپاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے بادشاہوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بیاباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس تجربے، فطانت، ذہانت اور نجاحت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سمیرک پورے چاند کی رات پچھلے پہر آئے۔ اس کے آنے سے چند دورانیہ پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفان سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگاڑے سے چمکی کہ رات دن سی اجالی ہو گئی۔ سمیرک 14 سال پرانے بڑے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا ہو۔ جس وقت سمیرک نے پھڑ پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کی فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی کیا وجہ ہے؟ سمیرک نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تمبولن سی چیل نکلی، طرح طرح کرتے آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کل انسان پہلی بار متحد ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت ایک ایسا وصف ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے: دیوانہ پن۔ اپج کے ہاتھوں مجبور ہو کر، دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جس سے یہ کرہ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مینا نے پر پھڑ پھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی۔ جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی، آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو،
शुक्रगुजार होने के बजाय इसने हमेशा कौवे को जलील समझा और परिंदों को अपनी अक्ल से ताबिया करने की कोशिश की। जब नबी काबिल ने जश्न मनाया तो वो जंगली जानवर पकड़ लाए और इनको ज़िबा किया। गोश्त खुद खाया और किले पाए इधर उधर फिकवा दिए और कुत्ते और बिल्ली ने गोश्त की कसरत देखी। हम जिनसों को छोड़कर बस्तियों में आ रहे, सैर भर कर खाया और वाफिर मिकदार मट्टी तले छुपा छोड़ा। हिरस का शिकार हुए। यह लंबी दास्तान है आका, बहुत लंबी। इंसान लाख अशरफुल मखलूक़ात सही, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसकी सोहबत कभी किसी जानवर और परिंदे को रास नहीं आई। तोता मीना का दुश्मन था और बिदा कर बोला, अगर इंसान की सोहबत से दीवानगी के आसार पैदा होते हैं, हिरस, रुग़बत, कीना, हसद जन्म लेता है, तो गधा हरीस क्यों नहीं, हालांकि वो इंसान का सबसे पुराना साथी है। मीना जुज़्बुज़ होकर बोली, और तू बता, इतनी वफ़ादारी के बावजूद, इतनी नेक नफ्सी के बावजूद इंसान ने गधे से हमेशा क्या सलूक किया? किस कदर बोझ लाता है इन बेज़बानों पर। और जिसकी इज़्ज़त मकसूद ना हो, इसे गधा पुकारता है। इंसान का क्या है, ये तो दूध पिलाने वाले जानवरों से काम निकल जाने के बाद कसाई के हवाले कर देता है। इंसान की बात दरमियान में न लाओ दोस्तों, वरना बहस लंबी हो जाएगी। चील इसी बंदरगाह से परेशान होकर बोली, मुल्ज़म के नफ़ा नुकसान पर इस वक्त बहस फजूल है। सज़ा दो और निकाल दो, सज़ा दो और निकाल दो। कहनों जैसे स्याह लिबास वाली कोयल बोली, सोच लो आदलों, इंसान की बस्ती से गिद्ध जाति लौट ना सकेगी। आखिर गिद्ध का हमारे साथ पुराना रिश्ता है, वो इन दरख्तों पर हमारे साथ रहा है। भला वह इंसान की सोबत में कैसे तंदुरुस्त होगा, कैसे शफा याब होगा? तुझे शफा याबी की पड़ी है। हम कहते हैं कि बहुत जल्द इसका पागलपन सारे जंगल को लपेट में ले लेगा और फिर कोई चारा न बचेगा। एक जहान दीदा चील बोली, हम गाफिलों को इस बहस से यकगोना तशफ़ी होती है, लेकिन मुकम्मल तसल्ली नहीं हुई। हमारा मुतालबा सिर्फ़ एक है कि गिद्ध जाति का हुक्का पानी बंद करके इसे जंगल से दरबदर किया जाए, फिर चाहे ये आबी जानवर से नाता जोड़ें या इंसानों में जा बसें, बस परिंदों में इनका शुमार ना हो। इस वक्त स्याह बगला उठा और एक टांग पर इतला होकर बोला, दानश्वरों की महफिल में मेरा बोलना मायूब है, पर गिद्ध से भी पूछ लिया जाए तो क्या मुज़ाइका है। कह गिद्ध राजा, क्या तुझे एतराफ़ है कि तू दूसरे परिंदों की तरह नहीं है? तुझे दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। राजा गिद्ध ऊंचे दरख्त की आखिरी डाली से उतरा और सूखे ताल में सबको मुखातिब करके बोला, हाँ आका, चंद रातों में ऊंचे छतनारे दरख्तों में खुद ही गिर पड़ता हूँ, फिर मेरी हालत अपने बस में नहीं रहती। मैं अपने हमजिन्स को अपने माहौल में पहचानने से कासिर रहता हूँ और ऐसी सीमतों में निकल जाता हूँ जो कभी कहीं नहीं जाती। यूँ ऐसा करने पर क्यों मजबूर है? क्यों कोई परिंदा इस दीवानगी का मुर्तकिब नहीं? मान गया, चीलों के ग्रोह से आवाज़ आई। जिस वक्त लूमड़ दीवानगी के आज़ार से मगलूब होकर रोते हैं, हम आपे में नहीं रहते आका। हम खुद नहीं जानते कि ये दीवानगी क्यों है। हम गुनहगार ज़रूर हैं, लेकिन क्यों हैं, इसका भेद हम पर आज तक नहीं खुला। कोई हमें बता सके तो हम इसका एहसान मानने को तैयार हैं। इस वक्त नजद की रहने वाली एक बुलबुल बोली, दोस्तों, मैं रेगिस्तान के रहने वाली हूँ। मेरे हलक में यहूदी ख़ानों के नगमे हैं और मेरे सीने पर इंसान के इश्क का लहू जम गया है। मैं सदियों से देखती आई हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि गिद्ध की दीवानगी का सुराग इंसान की पुरागंगी में मिलेगा। इंसान के पागलपन की वजह एक ऐसी कुव्वत में पिन्हा है जो अगर आगे ना जाए तो रेज़ा रेज़ा करने लगती है। जंगल में उल्लू सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। यकदम मुतवज्जा हुआ, कैसी कुव्वत? मैकेनिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल के काइनेटिक साउंड की लाइट एनर्जी। बुलबुल सुरख सीना फुलाकर बोली, इन सब कुव्वतों का मुरक्कब तैयार हो तो इंसान की कुव्वत का अंदाज़ा हो सकता है। सब हैरानी से बुलबुल का चेहरा ताकने लगे। इंसान इसी कुव्वत की बदौलत दीवाना होता है। मान लो साहिबों, जब कुव्वत को निकलने का रास्ता न मिले तो वह इसको तोड़कर निकल जाती है। तुझे कैसे पता? कैसे कैसे कैसे? मैं नजद की रहने वाली हूँ। मेरा शेख जब तिजारत की गरज से दूसरे मुल्कों का सफ़र करता है तो मुझे सोने के पिंजरे में साथ रखता है। एक मरतबा मुझे बनारस के एक सन्यासी ने बताया था कि इंसान के दीवानेपन की असल वजह क्या है। बोल, बता, सरबस्तर राज खोल। इंसान की सारी कुव्वत इसकी जिनसी ताकत में मुशीदा है। वो जानवरों और परिंदों की तरह महफिल में नस्ल बढ़ाने को अपने जिन्स इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ताकत के इस मशकी घोड़े को अपनी रानों में दबा कर रखता है। फिर यही बरक रफ्तार इसे दुनिया और दीन की मुसाफतें तय करने में मदद देता है। इस घोड़े पर इंसान के जानों सख्ती से कसे हों तो वह इरफान तक पहुंच जाता है। ढीला बैठा हो तो दीवानावार गिरता है और पागल कहलाता है। दुनिया का इरफान हो तो शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी, आर्ट जन्म लेता है।
دنیا دار نہ ہو تو قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے، اور اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا کیا تعلق؟ علم ہمیشہ نامعلوم سے معلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گدھ بھی ایسی قوت رکھتا ہو؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے، بلبل بولی۔ اللہ کے دیے رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجہ گدھ نے اپنے پر سیمگی کے عالم میں پھڑ پھڑایا اور بولا، آقا مجھے مہلت دیں، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں ہوں، یہی وجہ ہے، لیکن اگر مجھے کچھ وقت عنایت کر دے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت آ کر عرض کروں۔ سمیرک نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی اور زور سے بادل گرجا۔ یکبارگی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑے میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائی سائی سے فیڈ بیک کرنے لگا۔